योगेन जी, पहली प्रतिक्रिया मैं योगेन जी जानना चाहूंगा, जो टैली देख रहे हैं ये टैली अप्रत्याशित है। 200 के पास एनडीए, एमजीबी मतलब महागठबंधन 38, न्यूनतम नंबर पर 2010 की तरफ 4 पर कांग्रेस, न्यूनतम नंबर पर 2010 की तरफ 22 पर आरजेडी थी, इस बार 25 पर। और एक तरह से कहें बहुत बुरा प्रदर्शन, अगर कहें जमींदोज होने जैसी स्थिति हो गई कि कहां तो आप सरकार बनाना चाह रहे थे और कहां आपसे 5 गुना ज्यादा नंबर के साथ, 4.5 गुना नंबर के साथ एनडीए सामने है। तो आपकी व्याख्या मैं सुनना चाहूंगा कि आप इस नतीजे को, जो रुझान है, नतीजा ऐसा ही आने वाला है, कैसे देखते हैं? आवाज एक मिनट आवाज। हाँ जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ठीक है, बोलिए। मैं कह तो इसको आप परिणाम मान ही सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब बहुत कुछ अलग परिणाम इसके आएंगे। प्रतिक्रिया, मैं निराश हूं, मायूस भी हूं, हैरान नहीं हूं। हाँ, जीत के जो अप्रत्याशित मार्जिन है उससे थोड़ा चौंक जरूर गया हूं। निराश क्यों हूं? निराश इसलिए हूं कि भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता की हैसियत से हमने विपक्ष का समर्थन किया था। मैंने तो खुद जाके महागठबंधन के पक्ष में प्रचार भी किया था। मायूस इसलिए हूं कि एक हिंदुस्तानी के नाते, बिहार के एक शुभचिंतक के नाते उम्मीद रही है कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में जो सामाजिक क्रांति शुरू हुई थी, बीच में रुक गई, वो दोबारा आ सके, बिहार के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। वो नहीं हुआ, इसलिए मायूस हूं। एनडीए जीता, इससे मुझे हैरानी नहीं। मेरे कई दोस्तों से मेरी मतभिन्नता इस बारे में रही है कि पूरे चुनाव में, हालांकि मैं प्रचार खुद कर रहा था और महागठबंधन के पक्ष में कर रहा था, लेकिन पुरानी आदत है, प्रचार करते वक्त भी थोड़ा आंखों से देख लेता हूं, थोड़ा इधर उधर साधारण लोगों से बात कर लेता हूं। सिर्फ चाय के ढाबे पे नहीं, उसके नीचे उतर के भी साधारण लोगों से बात करता हूं। वो सब देखते हुए मेरी अपनी धारणा थी कि इस चुनाव में पहले दिन से एनडीए को एडवांटेज था और वो पूरे चुनाव में किसी भी स्टेज पर एनडीए पीछे नहीं हुआ था। उसकी क्या वजह है मैं 1 मिनट में बताऊंगा। लेकिन ये जो 200 सीट अब आती हुई दिख रही है और 10% के ज्यादा का मार्जिन दिख रहा है, वो चौंकाने वाला जरूर है। और वो चौंक के मुझे जरूर लगता है कि अच्छा, कुछ कहीं स्टीरॉयड तो नहीं मिला हुआ है। पर आप अनुमति दे तो थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से मैं इस बात को रखूं। क्यों मैं हैरान नहीं हूं? चुनाव से एनडीए आगे क्यों था मेरे तमाम? क्योंकि क्या होता है राजनीति में, हम अपनी इच्छा और अपने मूल्यांकन में अंतर नहीं करते। तो इच्छा तो मेरी भी थी, है आज भी, कि भाई महागठबंधन जीते, बीजेपी हारे। लेकिन मेरा अपनी समझ ये थी कि बिहार में एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज एनडीए को था, पहले दिन से था। और उसकी ये वजह है, पहला, कि एनडीए महागठबंधन की तुलना में एक बड़ा पॉलिटिकल कोएलिशन है। हम सब लोग कहते हैं कि भाई 2020 में तो दोनों बराबर थे, पर दरअसल थे नहीं, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान बाहर थे अलायंस से। अगर उनको वापस जोड़ दिया जाए और जो कुछ भी उथल पुथल हुई है सबको देख लिया जाए, तो महागठबंधन की तुलना में एनडीए 2020 में भी 5% आगे था, जो बहुत बड़ा फासला होता है राजनीति में। लोकसभा चुनाव में 8% आगे था, आज 10% आगे है। तो नंबर 1, महागठबंधन एक बड़ा कुनबा है और बीजेपी ने किसी भी तरीके से एक बड़े कुनबे को अपने साथ बना के रखा है। नंबर 2, महागठबंधन की तुलना में एनडीए एक बड़ा सोशल कोएलिशन। महागठबंधन ले दे के बिहार के 40% वोटर के तालाब में अपनी मछली ढूंढता है और एनडीए कम से कम 50% वोटर में से अपनी वोट लेता है। महागठबंधन के पास यादव और मुसलमान हैं और साथ में 2-4 छोटी छोटी जातियां जुड़ के मुश्किल से 40% का आंकड़ा बनता है। जबकि एनडीए के साथ उसका कोर वोटर महागठबंधन से हो सकता है थोड़ा कम हो, फॉरवर्ड है, कुर्मी है, पासवान है, इस तरह के। लेकिन उसका जो ऑक्सिलरी वोटर है, ईबीसी, वो बहुत बड़ा है, कम से कम 20% और है। तो महागठबंधन की तुलना में एनडीए एक बड़ा सोशल कोएलिशन है। नंबर 3, इस बार नहीं, पिछले 3 चुनाव से लगातार महिलाओं का वोट 50% है। महिलाओं का वोट का टर्नआउट बढ़ रहा है और महिलाओं ने हमेशा जात बिरादरी से थोड़ा सा एक कदम अलग होते हुए एनडीए को ज्यादा वोट दिया है।
और इस बार जो आखिरी मौके पे 10,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई, उससे एक तरह से उस पर मोहर लग गई। चौथी वजह है तंत्र। तंत्र का मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, मीडिया बिल्कुल खुल के बीजेपी और इनके साथ, एनडीए के साथ, पैसा एक तरफा, और अब चुनाव आयोग भी एक तरफा। तो इन चार वजह से एनडीए पहले दिन से इस चुनाव में आगे था। पलटा जा सकता था, हाँ पलटा तब जा सकता था अगर जो बिहार के बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, पूरा व्यवस्था मतलब ट्रस्ट वहां बिल्कुल चरमराई हुई है, उसको यदि चुनावी मुद्दा बना के जनता में एक जनता का एक जो, अगर वो होता तो ये पूरा जो बना हुआ पूरा समीकरण, राजनीतिक चीजें खत्म की जा सकती, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। लेकिन जो मेरा अनुभव है, अलग साथी अनुभव रहा, मुझे वो जमीन पर दिखाई नहीं दिया। आपको ईमानदारी से कहूं तो जो मुझे हरियाणा में दिखा, परिणाम जो भी रहा हो, इसलिए मैं परिणाम को साइड में रख रहा हूं, हरियाणा में सड़क पे बच्चा बच्चा जो बात कहता था, अरे भाई सरकार बदलेगी, अरे खट्टर ने तो कुछ काम ना किया। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जो मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान के बारे में, अरे 20 साल हो गए अब तो मामा जी जाओ, ये वाली जो सेंस हो गई थी, वैसी बिहार में नीतीश के बारे में नहीं थी। इनके आधार पे मेरा निष्कर्ष था कि एनडीए आगे है, स्पष्ट आगे है। एग्जिट पोल वगैरह तो जैसा आप जानते हैं मैं आजकल देखता नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल कतई भरोसा नहीं बचा उन तरह की चीजों में जिस तरह में आजकल होती है। तो आगे थी, लेकिन आगे का मतलब 200 सीट ले जाएगा, ये अभी भी मुझे गले के नीचे उतारने में दिक्कत हो रही है। और कहीं डर लग रहा है कि इसमें कहीं तंत्र की भूमिका ज्यादा तो नहीं है। अभी उससे अधिक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि केवल तंत्र को दोष देना और केवल ये सोचना कि भाई केवल हेराफेरी की वजह से परिणाम आया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। योगेंद्र जी, आपको याद होगा शायद, मुझे लगता है 1 महीने पहले हमारी आपकी बात हुई थी। मैं बेगूसराय में था, आप कहीं छपरा सिवान जा रहे थे, और हम लोगों ने सोचा कि क्या कहीं हम लोग बीच में कहीं बात कर सकते हैं क्या। शायद आपको अररिया जाना था, मुझे कहीं और जाना था, दोनों की दिशा दो तरफ थी, तो हम मिल नहीं पाए। लेकिन हमें याद है अच्छी तरह से कि आपने हमसे भी मेरी भी राय पूछी थी, और मैंने आपको साफ गोई से कहा था कि एनडीए को काफी एज है, और मैंने जो वजह महिला और बाकी सारे वजह थे, अगर याद होगा। और 1 महीने से मुझे लगता है 50 लोग, इंक्लूडिंग जेडीयू लीडर्स, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम पत्रकार हम लोगों से जो बात कर रहे थे, सबसे मैं लगातार कह रहा था एग्जिट पोल और या फर्स्ट पेज पोलिंग के पहले कि एनडीए को काफी एज है, किसी भी सूरत में सरकार उनकी बनेगी, चाहे 130 से बने, 40 से बने, 35 से बने। ये सच है कि 200 को के फिगर को टच कर जाएगा, या हम तो छोड़िए, अमित शाह अगर नारा दे रहे थे कि अब की बार 160 पार, दैट मींस उनका मैक्सिमम नंबर 160 था, क्योंकि जैसे लोकसभा में 400 पार दे रहे थे, तो कोई लीडर अपने मैक्सिमम नंबर का नारा देता है। अब 160 पार जब अमित शाह कह रहे थे, जो इसके पूरे कहें पूरे चुनाव की रणनीति के सूत्र, तो यहाँ 200 हो गया, मतलब उनके मैक्सिमम नंबर को भी 40 बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड है। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? आपने 4 चीज कहा, महिलाएं कहा, पैसा कहा, चुनाव आयोग कहा, लेकिन क्या ऐसा था कि जिसको रीड नहीं कर पाए? बड़े पैमाने पर वोटर्स चाहते थे कि रिटेन करें, कुछ नाराजगी थी महागठबंधन से, कुछ हर सीट पर कुछ ऐसा समीकरण जाति आधार पे कुछ हो रहा था। इसकी और डिटेलिंग करें, व्याख्या, तो कैसे इसको हम डिकोड करें? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि हमारी चुनावी पद्धति ऐसी है अजीत भाई, कि जहां वोट 1% रहा, देखिए शुरुआत में हम तो, आप और मैं, हम सब मान रहे थे कि एनडीए को 4-5% का एडवांटेज है। मैं तो सीटों की टर्म्स में सोचता ही नहीं, मैं तो केवल वोट परसेंटेज सोचता हूं। तो 4-5% का एडवांटेज था। 4-5% का एडवांटेज होता तो वो 160-65 के करीब कहीं आके टिकते। तो 5-6% का एडवांटेज कब 9-10% हो गया, यही एक सवाल है। क्योंकि जैसे ही 9-10% हो जाएगा, वो एकदम 200 के आंकड़े पे आ जाएगा, 205 भी हो सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं। उसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि इसमें क्या कुछ स्टीरॉयड है, क्या कुछ गड़बड़ है, अभी कहना संभव नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी 1 नंबर के साथ 2 नंबर के काम भी करती है, दोनों काम करती है। ऑपोजिशन वाले भूल जाते हैं कि 1 नंबर का काम भी करती है, और बीजेपी के समर्थक और मीडिया भूल जाता है कि वो 2 नंबर का काम भी करते हैं।
तो कहीं अति उत्साह के अंदर 2 नंबर का काम कुछ ज्यादा कर दिया हो और थोड़ा सा आंकड़ा उनकी रीच से भी ज्यादा पहुंच गया हो, ये संभव है। लेकिन जो लेजिटिमेट चीज है, जो हमारी आंख के सामने है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 2 बातें हुई हैं। मैं नहीं मानता, देखिए क्या होता है कि टीवी की चर्चा में और हमारी गपशप में हम पिछले 2-5 दिन की बातों को या पिछले 2-4 हफ्ते की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कहीं एक पत्रकारीय संवाद में हम मान लेते हैं कि चुनाव आखिरी 4 हफ्ते में जीता है हारा जाता है। ऐसा होता नहीं है। कम से कम बिहार का ये चुनाव ऐसा था जो कि पहले से पत्थर की लकीर खिंची हुई थी। वो क्यों थी और वो क्यों नहीं बदली, वो एक असली सवाल है। मैं समझता हूं उसमें दो अगर आप देखें कि महागठबंधन की तरफ से क्या नहीं हुआ जो हो सकता था। अ, अ, तेजस्वी यादव जो कि बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, अभी तक रहे, अभी तक उनकी रेटिंग नीतीश कुमार से थोड़ी सी ज्यादा रही। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से एक लेसन सीखना चाहिए था और एक चीज उनकी मिटानी चाहिए। वो 2 चीज नहीं। सीखना क्या चाहिए था कि 90 के दशक में जब जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल आया, बिहार में सामाजिक न्याय की क्रांति हुई, वो केवल यादव मुस्लिम गठबंधन नहीं था, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा का गठबंधन था, जिसमें तमाम लोग जो कि सत्ता से बहिष्कृत रहे, समाज का पूरा जो हाशियाग्रस्त समुदाय था वो उसमें शामिल था। धीरे धीरे वो गरीब गुरबा का गठबंधन केवल यादव मुस्लिम के गठबंधन में बदलता गया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार फिर यादव मुस्लिम ने जम के सपोर्ट किया है और हो सकता है पिछली बार से ज्यादा ही किया हो। मैं अभी जानता नहीं, एग्जैक्ट एमआईएम का आंकड़ा आ जाए उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे यादव और मुस्लिम आरजेडी के पक्ष में उत्साह और अति उत्साह से खड़े होते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग एनडीए के पक्ष में खड़ा होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों के बारे में, क्योंकि उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी को हिंदू कार्ड खेलने में आसानी होती है। और यादवों के उत्साह का असर सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट पे नहीं पड़ता, बिहार के कई कमजोर ईबीसी वर्ग में भी एक तरह का भय और एक आशंका पैदा होती है कि अच्छा इनका राज आ रहा है। उसकी काट बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। तो उन्हें जो अपने पिताजी से सीखने की जरूरत है वो ये कि दोबारा गरीब गुरबा का अलायंस बनाया जाए। खास तौर पे इतना बड़ा जो ईबीसी वर्ग है, उसमें से केवल एक मल्लाह और एक आईआईपी को लाने से काम नहीं चलेगा। आपको एक, जैसा अखिलेश ने वहां किया, डीएपी बनाया, अपना पीएडी बनाया, पीडीए बनाया, कुछ वैसा बनाने की जरूरत थी जो कि नहीं हो पाया। नंबर 2, ये जो जंगल राज की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको बहुत जरूरत से ज्यादा उछाला गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया ने इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तिल का ताड़ बनाया। लेकिन ये बात सच है कि आरजेडी के अंतिम राज में काफी अराजक, इससे इनकार करने का कोई फायदा नहीं। और उस बात को जनता को भूलने नहीं जाता। तेजस्वी यादव को कोई तरीका निकालना था कि वो इस इस दाग को, उन्होंने शब्दों में ये बात कही, लेकिन केवल शब्दों में कहने से बात नहीं बनती, आपको इस दाग को मिटाने का तरीका ढूंढना होगा। वो उसका कोई इंतजाम नहीं कर सके। और इन सब के चलते बिहार में तमाम बदहाली के बावजूद, तमाम गरीबी के बावजूद, तमाम व्यवस्था के फेलियर के बावजूद, वो एक एंटी इनकम्बेंसी का आक्रोश नहीं था जो कि आपको दिखना चाहिए था। इसलिए नहीं कि सरकार से बहुत लोग संतुष्ट थे, इसलिए नहीं कि बिहार के हालात बहुत अच्छे थे, जो सारे टेलीविजन चैनल पे बैठ के इस वक्त लोग बता रहे होंगे कि बिहार तो स्वर्ग था तभी 200 सीट आई थी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। आपको एक प्रभावी और विश्वसनीय विकल्प दिखना चाहिए। वहां कहीं ना कहीं विपक्ष से चूक हुई। तो आज जबकि हम तंत्र की कमियां गिना रहे हैं, आज जब हम की चुनाव आयोग की गड़बड़ी बता रहे हैं, जो बतानी चाहिए, चुनाव आयोग बिल्कुल अंपायर की तरह नहीं, प्लेयर की तरह खेल रहा है, ये सब बात हमें बतानी चाहिए। लेकिन वो एक उंगली उठाते वक्त जो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ आ रही है ना, मेरे अपने गिरेबान की तरफ आ रही है, उसकी तरफ देखने से हमें चूकना नहीं चाहिए। नहीं तो हम राजनीति को और भविष्य के लिए सही सबक नहीं सीख पाएंगे। एक सवाल और है, जैसे आपने 2 बार जिक्र किया स्टेरॉइड का कि क्या इसमें स्टेरॉइड है, क्योंकि जाहिर है
200 का नंबर टच कर जाना या 200 से एक ज्यादा ले आना अपने आप में अप्रत्याशित है और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अमित शाह ही 160 पार जब कह रहे थे तो उससे 40 ज्यादा। लेकिन स्टेरॉइड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा और अगर हम खुलकर समझने की कोशिश करें। देखिए, वैसे 200 से अधिक अप्रत्याशित मतलब अभूतपूर्व नहीं है। आपको याद होगा 2010 में नीतीश कुमार ने जब पहला रिजीम था, उसके बाद इन्हें 206 के करीब सीट आई थी, जहां तक मुझे ध्यान बता रहा हूं सर। 2010 में 115 नीतीश कुमार को था, 91 बीजेपी को था, तो दोनों मिला के ऑलरेडी 206 हो गए। 206 सॉरी 206 जी 206 हो गई थी तब भी उनके पास, है ना। तो अब अभूतपूर्व नहीं है। और देखिए, बिहार में पिछले 15 साल में आप देखिए, ये जो 3 बड़ी फोर्सेस हैं बिहार की, इन 3 में से 2 जब भी मिली उनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, छोटी कभी नहीं हुई। 2020 अपवाद इसलिए था क्योंकि बीजेपी उस जेडीयू को हराने के चक्कर में लग गई थी, और जो चिराग पासवान बाहर चले गए थे, जो कुछ खेल हुआ था 2020 का आपको पता है। 2020 एकमात्र अपवाद है, नहीं तो तमाम चुनाव में जहां भी इन 3 में से 2 पार्टियां इकट्ठी हुई, वहां उसे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। इस लिहाज से बहुत अभूतपूर्व नहीं है। लेकिन इस चुनाव का पूरा संदर्भ देखते हुए और जिस तरह की चीज चुनाव आयोग कर रहा है, वो देखते हुए कहीं ना कहीं एक संदेह होता है। एक खबर अभी भी आ रही है, मेरे को अभी किसी ने फोन करके बताया कि ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, जमीन पर अभी भी 60-65 सीट पर हम आगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट और आंकड़ों में नहीं दिखाया जा रहा। आप चुनाव आयोग जिस तरह के काम कर रहा है, उससे आप ऐसी बात से इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी क्या खेल हैं, हम अभी जानते नहीं। और ये भी हम जानते हैं कि चुनाव में जब कोई एक पार्टी जीत रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो 2-5 सीटें तो मैनेज हो जाती हैं, कलेक्टर को फोन करके, एसडीएम को फोन करके। ये ऐसी चीजें बीजेपी ने पहले भी की हैं। इस तरह की कुछ चीजें भी हो सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से करेगा, अब इस पर तो किसी को भरोसा नहीं रहा ना। लेकिन योगेंद्र जी, जब आप कह रहे हैं ना कि अभूतपूर्व नहीं है, और आप बेंचमार्क 2010 का लेते हैं जब जेडीयू को 115 सीटें मिल गई थी और बीजेपी को 91 सीट, तो तब सर 2005 के बाद का दूसरा ही चुनाव था। नीतीश कुमार की बहुत सारी योजनाएं, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में 5 साल काम किया, एक तरह से जंगल राज के जो आरोप, बैगेज था, लॉ एंड ऑर्डर था, उन सबको सुधारा, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा का माहौल, उस दौर में उन्हें वो जबरदस्त वोट मिला। एक बात। अब आती है बात 20 साल बाद चुनाव हो रहे हैं सर, नीतीश कुमार के 20 साल के राज पर कोई एंटी इनकम्बेंसी न दिखना, और तब 2010 दोहराना, तो 15 साल के गैप के बाद वहां आना इसलिए अभूतपूर्व है। उस संदर्भ में देखें, एब्सोल्यूट नंबर में हो सकता है अभूतपूर्व ना लगे, लेकिन 15 साल के बाद तो अभूतपूर्व ही लगेगा सर। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं चौंका हूं। 2010 का मुझे याद है, आप भी उस वक्त एक्टिव रहे होंगे, मैं भी उस जमाने में प्रोफेशनल सेफोलॉजी किया करता था, और बिहार में घूम के मैंने पटना में आके अपने दोस्तों से कहा कि भैया, ये तो नीतीश के पक्ष में लहर चल रही है। और सारे मेरे साथियों ने पटना में बैठ के मुझे बताया, आप दिल्ली से आए हैं, आप जानते हैं ऐसी कोई हवा वगैरह नहीं है, थोड़े दिन से जीत जाएंगे इत्यादि। और मुझे याद है मैंने तब लिखा था एक कि नीतीश के पक्ष में आंधी रही है, और लालू जी बहुत खफा हुए थे, उन्होंने सार्वजनिक बयान मेरे खिलाफ सब वो कहने के चुनाव और ऐसी फिजा इस बार बिल्कुल नहीं। उसके पक्ष वो था कि अरे नीतीश ने बिहार बदल दिया कर रहे हैं आप, वो बात थी। वो इस बार तो इसलिए जाहिर है जो मार्जिन है चौंकाता है, मन में थोड़ा सा शक पैदा कर कि हाँ भाई, जीत तो होनी थी, लेकिन जीत का ये समझ नहीं आता। तो वैसी बात है जैसा महाराष्ट्र में मैंने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने जिस तरह की कोताही बरती, उसके बाद का जीतना, बीजेपी शिवसेना का जीतना मुझे समझ आता है कि भाई उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए, लेकिन जितने मार्जिन से जीते वो सच कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आता। और बिहार का चुनाव कुछ उस दिशा में बढ़ रहा। मैसेज भेज रहा हूं, जल्दी देखो। सॉरी जी जी, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, मैं कह रहा था कि बिहार का चुनाव कुछ उस दिशा में बढ़ रहा है जहां आपको दिशा तो समझ आती है, लेकिन हवा का वेग समझ नहीं आता। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार चुनाव परिणाम पूरी तरह हमें समझ आए या पूरी तरह हमारी अपेक्षा के अनुसार जाए, तो कोई नियम नहीं है, हमारी गलती भी हो सकती है समझने में। लेकिन
दो चीजें ही मैं कहूंगा। पहला ये कि ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि चुनाव का परिणाम और एनडीए की जीत केवल तंत्र, बेईमानी और इन सब चीजों के और एसआईआर के आधार पे हुई, जो कि आपने और मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। वो कहना ठीक नहीं होगा। दूसरा ये कि ये केवल नीतीश सरकार की लोकप्रियता का परिणाम है और इसमें तंत्र की कोई भूमिका नहीं है। अगर आप बाकी चीजों को भूल भी जाएं तो न्यूनतम चीजें तो बिल्कुल साफ है ना। जिस तरह से बिहार में मीडिया को मैनेज किया जाता है, आपने खुद देखा होगा। कोई सरकार के विरुद्ध स्टोरी छप नहीं सकती, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं सकती। पूरा सरकारी तंत्र जिस तरह से जिताने के लिए काम करता है और जिस तरह से पैसे का खेल, जितना पैसा इन्होंने डाला और चुनाव आयोग की जो एक तरफा भूमिका थी, ये चारों तो जग जाहिर है ना। अंदर से पीछे से वोट का कोई खेल हुआ हो ना हुआ हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो तंत्र की चीजें हैं वो अपने आप में चुनाव परिणाम को एक तरफ झुका देती। एक आखिरी सवाल कि ठीक है, आपने तंत्र का सवाल उठाया, चुनाव आयोग की भूमिका, मैनेजमेंट और फ्रीबीज ऑब्वियसली महिलाओं को दिया गया, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपया दे दिया। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां 1,500 रुपये भी मायने रखते हैं, आपने 10-10 हजार दे दिया। मैंने उन महिलाओं के झुंड को योगेश जी देखा अलग अलग इलाकों में कि कैसे खुश होकर चाह रही थी जब 10,000 आया, क्योंकि वहां 20 रुपए की बीड़ी के लिए संघर्ष होता है। पोते से और बेटे महिलाएं मांगती हैं, हवाई चप्पल टूटी चप्पल बोलते हैं बेगूसराय की भाषा में, चप्पल में चलती हैं और उनके खाते में दम से 10,000 रुपये आ गया, चेहरे चमक रहे थे। तो एक बड़ी करोड़ की है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि को अगर हम जनमानस को पढ़ें तो इन 3 चीजों के अलावा भी कुछ चीजें आने से बच रहे हैं। क्या वो लालू राज की बैड मेमोरीज है? कुछ यादव जो दूसरी जातियां आती, पिछड़ी जातियों में कुछ पोलराइजेशन होता है, आपने थोड़ा, या इसके फैक्टर हैं जिस फैक्टर ने यहां तक जाया और आरजेडी को नीचे किया, या कांग्रेस को 4 पर टिका दिया, या वीआईपी के खाते नहीं खुल पाए? देखिए, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि मुस्लिम और यादव का महागठबंधन के पक्ष में पहले से भी ज्यादा ध्रुवीकरण होना फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि मान लीजिए यादव में आरजेडी का वोट पहले से 10% बढ़ जाए तो उससे क्या फायदा होगा? आपको 1-1.25% का फायदा होगा पूरे बिहार में। लेकिन उस 10% को बढ़ते देख के बाकी बहुत बड़े समाज का अगर 5% वोट भी बढ़ गया तो आपको 2.5-3% का नुकसान वहां पे हो जाएगा। तो ये तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो विपक्ष को वहां के बिहार के जो पूरा बहिष्कृत समाज है उसकी पार्टी बनने का जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। जहां तक महिलाओं का है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस बार किया गया वो सीधे सीधे रिश्वत थी। और इसकी तुलना आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने, उन लोगों ने एक स्कीम बनाई थी, ऐसा नाटक किया था कि भाई ठीक है, एक परमानेंट स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है जिसकी पहली किस्त अब दी जा रही, दूसरी किस्त बाद में दी जाएगी, इत्यादि इत्यादि। बिहार में तो ऐसा भी कोई नाटक नहीं था, बिल्कुल सीधा सा ये था, चुनाव के वक्त ले लो, ना आगे ना पीछे, सीधा गया पैसा, और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दिया जा रहा है। तो इसमें जरूर गड़बड़ है। का ऐलान हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन भी सुबह ट्रांसफर किए गए पैसे 21 लाख महिलाओं के खाते में जी, और उसके बाद भी हो रहे थे भाई, ये तो बिल्कुल चुनाव के दौरान चल रहे थे सारा कुछ। जो इनरोल्ड थे उनको अक्टूबर के आखिर तक पैसा मिला। ठीक, मगर हम ये न भूलें कि महिलाओं के वोट अपनी तरफ झुकाने में नीतीश कुमार खास तौर पे पिछले 3 चुनाव से सफल प्रयास कर रहे हैं। पहले लड़कियों को साइकिल देने की स्कीम थी और ड्रेस देने की स्कीम थी, फिर उसके बाद दारूबंदी की स्कीम थी। स्कीम अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन महिलाओं में लोकप्रिय थी। तो ये दीर्घकालिक चीजें हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तंत्र की तरफ इशारा करना बेहद जरूरी है। इसकी जानकारी देश को देना बेहद जरूरी है। जो गड़बड़ी हो रही है इसके बारे में सजग होना और इसके बारे में प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन साथ ही जो विपक्ष के लिए नसीहत है, विपक्ष के लिए जो सीख है, उससे हम मुंह न चुराएं, क्योंकि
नहीं तो हम आगे राजनीति कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इस देश के सामने जो चुनौती है उस चुनौती का सामना कैसे करें। बस आखिरी सवाल, चूंकि आपने कहा विपक्ष के सामने जो चुनौती है, सीख है, उससे मुंह न चुराए, तो विपक्ष के लिए इस नतीजे से क्या टेक अवे है? क्या विपक्ष को सीखने की जरूरत है कि विपक्ष मतलब आरजेडी, जो 2010 के चुनाव में आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, लगभग वही है, 27 सीटें आरजेडी को है, और कांग्रेस को ठीक 4 सीटें मेरे ख्याल से 2010 के चुनाव में मिली थी, कांग्रेस वही है। तो विपक्ष के लिए क्या हासिल है, क्योंकि आगे चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उसके बाद फिर 2027 में यूपी में है, पंजाब में है। पहले बिहार के लिए देखिए, तेजस्वी बिहार के आज भी शायद सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नीतीश कुमार से कम लोकप्रियता नहीं है, मगर तेजस्वी को वो 2-3 चीज करनी, वो हासिल करना होगा, एक व्यापक समाज का समर्थन। केवल यादव और मुस्लिम समाज के नेता होने से ज्यादा की छवि बनाना और लोगों में विश्वास जगाना सबसे जरूरी काम है। दूसरा, अगर मैं तुलना करके कह सकूं, जो काम प्रशांत किशोर ने किया, जिस पे हमने चर्चा नहीं किया, चर्चा का समय नहीं है उसके लिए, 2 साल तक गांव गांव में घूमने का जो काम प्रशांत किशोर ने किया, अगर वो काम तेजस्वी यादव ने किया होता, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो अच्छे काम किए थे वो देखते हुए, अगर वो 2 साल गांव गांव घूमे होते तो आज संभव है कि तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री बने होते। तो ये विपक्ष के लिए, बिहार के लिए तो ये एक व्यापक संकेत है। पूरे विपक्ष के लिए मैं नहीं समझता कि आज का चुनाव किसी भी तरह से बंगाल, केरला, तमिलनाडु के ऊपर किसी भी तरह की एक टिप्पणी है। बस इतना है, जो जमीन पर रहकर लंबे समय तक संगठन बनाना करेगा वो मुकाबला करेगा। बीजेपी का मुकाबले के लिए अबाने तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी ने चुनाव की एक मशीन खड़ी की है, उस मशीन में 1 नंबर का भी काम है, 2 नंबर का भी काम है। 2 नंबर का काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, और करनी चाहिए नहीं, लेकिन 1 नंबर का काम तो कर सकते हैं। तो वो चुनाव की मशीन खड़ी करना, डीएमके के पास वो मशीन है, डीएमके मुकाबला करेगी। केरला में दोनों पार्टियों के पास मशीन है, वो मुकाबला कर सकती। बंगाल में अगर ममता बनर्जी वो मशीन खड़ी कर सकती है, जिनकी क्षमता है उनके पास, तो मुकाबला कर सकती हैं। आपको मशीन चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए। नंबर 2, सतत जनता के बीच में रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर नजदीकी का मुकाबला होगा तो बीजेपी तंत्र के सहारे जीतेगी। बीजेपी को हराने का एक ही तरीका है कि उसके विरुद्ध एक हवा हो। जब हवा होगी, आंधी होगी, उसी चुनाव में बीजेपी हारेगी। तो वो आंधी बनाना, ये चुनौती बंगाल में भी है, ये चुनौती आसाम में भी है, जहां बीजेपी हार सकती है। तो अगर आज से कांग्रेस आसाम में काम शुरू कर दे, और आज से अगर ममता बनर्जी, जो कि लगी हुई है, लेकिन बाकी विपक्ष भी ये तय करे कि ममता बनर्जी को जिताना हमारे लिए सबसे जरूरी है, तो शायद इन दोनों राज्यों में किया जा सकता है। और इन दोनों राज्यों में अगर अगर बंगाल में बीजेपी नहीं जीतती है और अगर आसाम में हार जाती है, तो पूरे देश के मूड पर असर पड़ेगा। चलिए, आखिरी सवाल, चूंकि प्रशांत का आपने जिक्र किया, प्रशांत किशोर का खाता न खुलना जीरो पर, और जो मेरे पास बहुत सारी सीटों के बारे में जानकारी है, 1000, 500, 1500, 1200, 1400, 2200, 3200, 5000 के नीचे, अब टोटल नंबर नहीं है, हो सकता है 200 से ज्यादा सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाए और खाता न खुले। वोट शेयर के बारे में अभी डिटेल नहीं हो, अन्य में इलेक्शन कमीशन ने डाल रखा है, इसलिए उनका हमें बाइफर्केशन नहीं मिल रहा है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अजीत भाई, जो चुनाव हार जाता है उसको लतियाना दुनिया में सबसे आसान काम हो जाता है। इसलिए मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में किसी भी बाहर वाले व्यक्ति के लिए चुनावी राजनीति में दाखिल होना बहुत कठिन काम है। आप हमसे पूछिए, प्रशांत किशोर की मैं इस एक मायने में दाद देता हूं कि उन्होंने 2-3 साल जमीन पर लगाए और उसका उन्हें प्रसाद मिला, क्योंकि बिहार के हर गांव में उनकी पार्टी का नाम लोग जानते हैं। और प्रशांत किशोर की बातों का, उनके डायलॉग, उनके जो उनकी कही हुई चीजें थी, वो जनता तक पहुंची हैं, जनता ने उसको अप्रिशिएट किया। वोट भले ही 3% मिला हो,
लेकिन वो उससे हुआ है। तो ये साबित करता है कि अगर आप मेहनत करें तो आप कुछ मुद्दों को उठा सकते हैं, भले ही उसका वोट आपको न मिले। दूसरी चीज जो साबित होती है वो ये कि आप सही मुद्दे उठाकर वोट नहीं ले सकते जब तक आपके पास जन संगठन और जन आंदोलन उसके पीछे ना हो। और जन संगठन और जन आंदोलन पेड पॉलिटिकल वर्कर के सहारे नहीं खड़ा किया जा सकता। तनख्वाह दे के वेतन भोगी लोगों को राजनीतिक कर्मचारी के रूप में भर्ती करके आप जनसंगठन खड़ा नहीं कर सकते, जो कि प्रशांत किशोर ने कोशिश की। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए ये भी कोई बुरा सबक नहीं, एक अच्छा सबक ही। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। इत्मीनान से बहुत सारी बातें हुई। जाहिर है विपक्ष को बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है, और एनडीए के लिए आज जश्न का दिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी शाम को बीजेपी मुख्यालय में आएंगे, जीत का हार पहनेंगे, और बीजेपी खेमे में आज जश्न का दिन है। फिलहाल इस बातचीत को और इस लाइव कवरेज को भी मैं थोड़ी देर के लिए विराम देता हूं। तमाम दर्शकों का जो लगातार हमारा चैनल देख रहे थे, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।